हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा फाइल सिस्टम है वो डिस्क को एक्सेस करता है, डिस्क से राइट करता है या डिस्क से रीड करता है। मेनली हम फोकस करेंगे कि हमारे डिस्क राइट्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, ये जो वीडियो है ये एक 2 पार्ट सीरीज़ का पार्ट है जो है कि हाउ फाइल राइट्स वर्क इन लिनक्स। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक ऊपर कहीं आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप उस वीडियो को देख कर आएँ तो आपको पता होगा कि हमारा जो कर्नल है वो इवेंजुअल राइट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है। मतलब जो आपके राइट्स होते हैं वो एकदम से डिस्क में नहीं चले जाते। जो हमारे राइट्स होते हैं वो डर्टी पेजेस में पड़े होते हैं और इवेंचुअली डिस्क में भेज दिए जाते हैं। बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डिस्क है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। ओके, डिस्क राइट्स, डिस्क को एक्सेस करना, असल में डिस्क को मूव करना रैंडम लोकेशंस पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू रैम। रैम बहुत फास्ट है, इवन SSDs भी बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। SSD और SSD के अगर आप IO रेट में कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, एक ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि जो SSD के सीक्स हैं, सीक्स का मतलब हो गया कि अगर आप A पोजीशन से B पोजीशन पे जा रहे हो, ओके, तो उसको हम कहते हैं सीक, कि आपने डिस्क को यहाँ से आप यहाँ ले गए। ठीक है, अगर ये आपकी पूरी डिस्क है और इनिशियली इस पोजीशन पे है तो आप उसको यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक सीक। इस तरह की जो सीक्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे फिर वो SSD हो, HDD हो या फिर कोई और डिस्क भी हो। HDD के केस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि HDD जो है थी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, उनके अंदर एक मैकेनिकल पार्ट होता था जो मूव करता था, तब जाकर डिस्क हमारी एक सर्टेन पोजीशन पर पहुँच पाती थी। SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ये ब्लेजिंग फास्ट है या फिर रैम जितनी एफिशिएंट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे एक कंपैरिजन दिया है रैम, SSD और HDD की स्पीड्स के बीच में। अब हम देखते हैं कि हमारी डिस्क हैं वो किस तरह से दिखती हैं। तो डिस्क आप मान सकते हो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ओके, मैं भी नहीं जानता कि असल में वो किस शेप में होती है, बट मेरे को ये डायग्राम मेरा इंटरनेट पे। ठीक है, सो जैसे कि हमारा जो रैम है वो किस में डिवाइडेड होता है, बिट्स एंड बाइट्स में, जिसको हम, हाँ ठीक है, उसी तरह से जो हमारा डिस्क होता है उसके लिए जो यूनिट है वो होती है सेक्टर की। ठीक है, एक सेक्टर के अंदर वो डेटा भर देता है। ठीक है, एक सेक्टर क्या है, एक आप कह सकते हो एक अनडिवाइडेड स्पेस है डिस्क के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर डेटा जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो सेक्टर का साइज़ क्या होता है, सेक्टर का साइज़ मतलब ये कितना डेटा अकोमोडेट कर सकता है, वो 2 की पावर्स में होता है हमेशा। जिससे कि वो हो सकता है 64 किलोबाइट्स, या फिर वो हो सकता है 2 किलोबाइट्स, या फिर कोई भी आप एंटिटी अपने दिमाग से लगा सकते हैं, बट वो 2 की पावर में ही होता है। ठीक है, सो डिस्क किस चीज़ को जानती है, डिस्क के लिए पोजीशन को एड्रेस करने का तरीका क्या है, सेक्टर। आपको सेक्टर नंबर बताना पड़ता है। ठीक है, सो डिस्क किस तरह से एड्रेस करेगी सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, और मैं गार्ड से जाकर कहता हूँ कि यार मेरे को देवांश से मिलना है, तो गार्ड क्या जानता है कि मेरे अपार्टमेंट का नंबर क्या है। ठीक है, वो X है, Y है या Z है। उसे ये नहीं पता कि मैं Z वाला जो अपार्टमेंट है उसके तीसरे रूम में रह रहा हूँ, या फिर दूसरे रूम में रह रहा हूँ, या फिर पहले रूम में रह रहा हूँ। डिस्क किस तरह से एक्सेस करेगी डेटा को, सेक्टर की मदद से। वो सेक्टर को पहचानती है, जिस तरह से गार्ड मेरे अपार्टमेंट नंबर को पहचानता है या फिर अपार्टमेंट के नाम को पहचानता है। ठीक है, बट ये जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सेक्टर से मतलब नहीं होता। वो कहता है भाई सेक्टर वेक्टर तुम अपना देखो, मैं तो डेटा को मानूंगा ब्लॉक्स के रूप में। ठीक है, सो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, फिर कर्नल के लिए, वो डेटा को किस तरह से एड्रेस करता है, डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में। अगेन डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे कर्नल को ये मतलब नहीं कि वो डिस्क की डेटा डिस्क के किस सेक्टर में पड़ा हुआ है, उसको इस बात से मतलब है कि यार ये जो मेरा जो डेटा है कौन से ब्लॉक में पड़ा हुआ है। अगेन ब्लॉक एक लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, आपने बना लिया है कि यार 5 सेक्टर को मिला करके मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, या फिर 3 सेक्टर को मिलाकर मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा। ये जो लॉजिकल ब्लॉक सिस्टम है, या फिर कहें कि ब्लॉक साइज़ है, ये आपके फाइल सिस्टम टू फाइल सिस्टम वेरी कर सकता है। बट
जो सेक्टर का साइज़ है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके हार्डवेयर पे। आपकी एसएसडी डिसाइड करेगी कि उसका सेक्टर साइज़ कितना है, या फिर आपकी सीडी रोम डिसाइड करेगी कि उसका सेक्टर साइज़ कितना है, ठीक है। बट ब्लॉक का साइज़ कौन मेंटेन करेगा, क्योंकि वो एक लॉजिकल एंटिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा। सो असल में ब्लॉक होता क्या है, सो ब्लॉक क्या है, हमारे कंटिन्यूस सेक्टर्स का एक ग्रुप है। कंटिन्यूस का मतलब कि ये जो सेक्टर है वो सीक्वेंशियल है, आसपास हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर यहाँ पर एक सेक्टर वहाँ पर है और इन दोनों के ग्रुप को मैं ब्लॉक कह रहा हूँ, नहीं, मैं दो एडजेसेंट सेक्टर के ग्रुप को ब्लॉक कहूँगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास दो सेक्टर हैं, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, और ये दोनों सेक्टर मिलकर एक लॉजिकल ब्लॉक बना रहे हैं। सो मेरे इस ब्लॉक का साइज़ क्या है, 2 सेक्टर है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि एक सेक्टर के अंदर 64 किलोबाइट्स हैं, सॉरी 64 बाइट्स हैं, तो 2 सेक्टर के अंदर कितने हुए, 128 बाइट्स। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे ब्लॉक का साइज़ कितना है, 128 बाइट्स। बट अगेन ये सिर्फ एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि आपका गार्ड आपको पहचानता है आपके अपार्टमेंट के नाम से, बट आपके रूम मेट्स आपको किस तरह से जानते हैं कि यार ये बंदा कौन से रूम में रहता है, ठीक है, पहले रूम में, दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, ठीक है। सो ये एड्रेस करने का एक तरीका है। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ हम बता रहे हैं कि डिस्क किस तरह से बटी होती है सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब जो सेक्टर है, मैंने आपको बताया कि सेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर ये कोई लॉजिकल अजम्पशन नहीं है ब्लॉक्स की तरह। ये असल में ऐसा होता है डिस्क के अंदर, सेक्टर्स में डिस्क डिवाइडेड होती है। सो यहाँ पर एक कंपैरिजन देख सकते हैं। हमने अगर आप पुरानी वीडियो को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जितने भी राइट्स हैं या फिर जितने भी हमारे रीड्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे पेजेस में पहले होते हैं। मतलब जो भी आपका डेटा राइट होगा पहले वो पेज में आएगा, उसके बाद जाकर वो डिस्क में आएगा, ठीक है। या फिर कोई डेटा जो पहले रीड होगा पहले वो डिस्क से हमारे किसी पेज में आएगा और उस पेज को हम फिर रीड करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो पहले डेटा कहाँ पर कॉपी होगा, पेज मेमोरी में, पेज मेमोरी से वो कहाँ पर कॉपी होगा, मेरी जो यूज़र स्पेस का बफर है उसके अंदर, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 सेक्टर्स है, 1 2 3। अब हमारे पास हम ऐसा अजम्पशन मान रहे हैं कि हमारा एक ब्लॉक साइज़ 2 है, ठीक है। तो हमारा एक ब्लॉक 2 सेक्टर को क्या करता है, वो अकोमोडेट करता है। सो क्योंकि मेरे को पता है कि डिस्क से जो इतना भी डेटा मैं पढ़ रहा हूँ वो किसी ना किसी पेज का पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेक्टर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर कुछ डेटा है। अब इन सेक्टर्स के अंदर जो डेटा है वो इन ब्लॉक के अंदर भी है, ठीक है। ब्लॉक ए के अंदर सेक्टर 1 और 2 का डेटा है, ठीक है। ब्लॉक बी के अंदर 3 और 4 का डेटा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ये मैप्ड कहाँ पर होगा, एक पेज से, ठीक है। असल में ऐसी कोई, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेटा कॉपी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सेक्टर के अंदर कुछ डेटा है उसको हमने ब्लॉक नाम के किसी स्ट्रक्चर में फिर से कॉपी कर लिया और फिर वो डेटा तीसरी बार किसी पेज में कॉपी हो गया। मान लेते हैं कि हम डिस्क से कुछ रीड करने की कोशिश कर लेते हैं, अभी राइट को भूल जाते हैं हम, ठीक है। हालांकि ये वीडियो राइट्स पर बनी है बट हम थोड़ा सोचते हैं कि रीड्स किस तरह से काम करते होंगे, ठीक है। सो आपका जो सेक्टर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो कर्नल है वो एक बारी में ब्लॉक्स को पढ़ता है, वो ब्लॉक्स को पहचानता है। तो वो जितना भी डेटा पढ़ता है वो ब्लॉक्स के केसेस में कि यार 1 ब्लॉक का डेटा दे दो, 2 ब्लॉक का डेटा दे दो, 3 ब्लॉक का डेटा दे दो। सो हमारा जो कर्नल है वो कितना मांग रहा है, 2 ब्लॉक का डेटा मांग रहा है उससे, ठीक है। 2 ब्लॉक के अंदर कितने सेक्टर्स आएंगे, 4 सेक्टर आएंगे, ठीक है। सो इस ब्लॉक के अंदर कितना डेटा आएगा जो कि इन सेक्टर्स के अंदर है, ठीक है। और उस डेटा को कहाँ कॉपी करेगा, पेज के अंदर। सो असल में डेटा कहाँ कॉपी हो रहा है, आपके डिस्क सेक्टर से, जो कि एक फिजिकल एंटिटी है, एक फिजिकल लोकेशन है, से आपके रैम के पेज में, ठीक है। और ब्लॉक एक तरीका है सिर्फ एड्रेस करने का, ठीक है। सो टेक्निकली हम देखें तो ये जो सेम डेटा है वो हमारा कहाँ पर अवेलेबल है, P1 में, या फिर ये जो हमारा सेम डेटा है वो कहाँ पर अवेलेबल है, P2 में। अब हमारा जो कर्नल है वो इस बात की भी एक मैपिंग बना कर रखता है, क्योंकि पेज को अभी ये नहीं पता कि यार ये जो डेटा उसको राइट करना है या फिर ये जो डेटा उसने रीड किया है वो किस सेक्टर से एसोसिएटेड है,
या फिर जब डिस्क में हम फ्लश करने की बात आएगी तो एग्जैक्टली कौन से सेक्टर के अंदर वो डेटा जाना चाहिए, ये बात हमारे पेज को नहीं पता है, या फिर हम उस पेज के अंदर डेटा पेज के अंदर स्टोर नहीं करा रहे हैं। पेज क्या है हमारा, एक कैरेक्टर बफर की तरह है, आप इसको बफर की तरह देख सकते हो कि इसके अंदर से रॉ डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर असल में हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको बाकी और किसी दुनिया जहान की चीज़ से मतलब नहीं है। तो हमें एक मैपिंग की आवश्यकता होती है जो ये हमारी ये चीज़ को मैप करती है कि कौन सा सेक्टर कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है और कौन सा ब्लॉक कौन से पेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक सी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं बफर हेड। आप इसके बारे में और इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये लिनक्स कर्नल का ही एक पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर एक तरीके से हम सिर्फ इस टेबल में हमने मैपिंग दिखाई है कि किस तरह से सेक्टर ए और बी, ये जो हमारी मैपिंग है ये हमारा कर्नल मेंटेन करता है, ठीक है, कि कौन सा सेक्टर कौन से ब्लॉक का पार्ट है, कौन सा ब्लॉक कौन से पेज का पार्ट है। और अगेन अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक पूरे पेज में कॉपी हो जाएगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक का साइज़ 1 किलोबाइट है, ठीक है, बट आपके पेज का साइज़ कितना है, 4 किलोबाइट। तो अब आपका एक पेज कितने ब्लॉक्स को अकोमोडेट कर सकता है, 4 ब्लॉक्स को, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी पेज के अंदर किसी भी ब्लॉक का डेटा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस है कि यार कि n ब्लॉक का डेटा p पेज में होगा तो n+1 ब्लॉक का डेटा p+1 पेज में होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस मैपिंग का कर्नल इस्तेमाल करता है, ताकि उसको पता चले कि उसने डेटा एग्जैक्टली कौन से सेक्टर से उठाया है और कौन से पेज में कॉपी किया है, और जब उसको राइट करना होगा तो वो कौन से पेज से डेटा उठा करके कौन से सेक्टर में डालेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये मैपिंग हमारे कर्नल के पास होती है। ओके, सो बट असल में यार डिस्क में डेटा लिखना ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो कर्नल है ना वो एक स्मार्ट बंदा है, उसका काम क्या है, चीज़ों को जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। तो इस ऑप्टिमाइजेशन को करने के लिए जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो उसको एज इट इज़ डिस्क पर नहीं भेज देता। अब यहाँ पर 2 तरीके की डीले आ रहे हैं, ठीक है। एक डीले तो क्या है कि जब आपके पास राइट आता है तो वो डायरेक्टली डिस्क में नहीं जाता, पहले तो वो पेज में कॉपी होता है, ठीक है, और इवेंचुअल राइट स्ट्रैटेजी की मदद से फिर वो डिस्क में राइट करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है। हम डिस्क से कह देते हैं कि भाई तू ये डेटा लिख दे, और इमीडिएटली नहीं कि हमारा वो डेटा जो है वो डिस्क पे लिख दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि ठीक है, हमने सुन लिया आपकी रिक्वेस्ट कि आप इस डेटा को डिस्क में लिखना चाहते हैं, बट मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँगा, ठीक है। तो हमारा जो लिनक्स कर्नल है उसको और ऑप्टिमाइज़ करता है किसकी मदद से, आईओ स्केड्यूलर्स की मदद से, ठीक है। आईओ स्केड्यूलर का जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा आईओ स्केड्यूलर है वो हमारी रीड्स एंड राइट रिक्वेस्ट को स्केड्यूल करता है। वो देखता है कि कौन से वाली राइट रिक्वेस्ट पहले जाएगी और कौन से वाली बाद में, तो क्या मैं कोई टाइम बचा सकता हूँ या नहीं, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल को देखते हैं कि आपके पास कुछ रीड और राइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हमारा जो आईओ स्केड्यूलर है वो आपकी जितनी भी रीड्स और राइट की रिक्वेस्ट जो भी कर्नल उसके भेज रहा है उसे क्यू में कर लेता है, और उस फिर क्यू को डिस्पैच करता रहता है, मतलब क्यू से चीज़ों को डिस्क में भेजता रहता है, और डिस्क जैसा आईओ स्केड्यूलर कह रहा है वैसा कर देती है, ठीक है। डिस्क हमारी बहुत ही नूब है, वो डम है, उसे नहीं पता कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमारा आईओ स्केड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन से वाली रिक्वेस्ट, बंच ऑफ रिक्वेस्ट जो उसके पास है उसमें कौन से वाली रिक्वेस्ट पहले जाएगी और कौन से वाली बाद में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है डिस्क सीक्स के लिए, अगेन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन को आईओ स्केड्यूल परफॉर्म कैसे करता है? इस सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन को करने के लिए हमारा जो आईओ स्केड्यूलर है वो 2 सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पहली है मर्जिंग, दूसरी है सॉर्टिंग। तो मर्जिंग को देखते हैं। जब भी हमारा आईओ स्केड्यूलर ये देखता है कि मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आई हैं एडजेसेंट सेक्टर्स के लिए,
तो वो उनको 2 रिक्वेस्ट की तरह केटर ना करके सिर्फ एक को ही मानता है, एक रिक्वेस्ट जो कि लंबी है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक रिक्वेस्ट है जो कि एक क्यू है जो कि है W1 R6 W2। पहले सेक्टर में कुछ लिखो, छठे सेक्टर से कुछ रीड करो और फिर दूसरे सेक्टर में कुछ राइट कर दो, ठीक है। इसको अगर हम डिस्क के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये किस तरह से काम करेगा। पहले मेरे को सीक करना पड़ेगा फर्स्ट सेक्टर, फिर मेरे को सीक करना पड़ेगा 6 सेक्टर जो कि वहाँ पर है, जो कि थोड़ा सा दूर है मुझ पर, फिर मैं वापस आकर करूँगा सेकेंड सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टोटल सीक्स कितने करने पड़े, 3। बट अगर मैं इसको इस तरह से काम करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ मान लूँ कि यार मैंने इन दोनों रिक्वेस्ट को मर्ज कर दिया, तो अब क्या हो गया, W1 2 और R6। अब मेरे को पता है कि यार मेरे को एक सीक कहाँ मारना है, फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है, और वहाँ पर 2 सेक्टर का डेटा एक साथ लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, R6 पे, ठीक है। तो मैंने कितने सीक किए, सिर्फ 2, पहला इस पोजीशन पे, दूसरा इस पोजीशन पे, तो मेरा एक सीक बच गया। इसको हम कहते हैं मर्जिंग ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है यहाँ पर, या कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रिवियल फिनोमेना है जिसका हमारा जो iOS शेड्यूलर इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़ है वो होती है सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम मर्जिंग में देखोगे तो मर्जिंग में हम कौन कौन से रिक्वेस्ट को मर्ज करें जो कि सेम टाइप की है, मतलब 2 राइट रिक्वेस्ट को हम मर्ज कर सकते हैं अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, या फिर हम 2 रीड्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमने W1 और R2 को मर्ज कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर लेवल पे एक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जो डेटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं इन सबको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें एक ही ऑपरेशन का प्रोविज़न होता है कि यार ये ऑपरेशन कौन से वाला होने वाला है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 ऑपरेशन भेज दो, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग रिक्वेस्ट की तरह ही केटर होंगे हमारे डिस्क के पास। दूसरी चीज़ होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी एक तरीके से मर्जिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार कौन कौन से सेक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट आपने शायद अपने इंजीनियरिंग के दिनों में पढ़ी होगी, एक बहुत ही सिंपल सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, बट इस केस में हमें इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ बात करें ऑनलाइन डेटा की। ऑनलाइन डेटा का मतलब कि आपका डेटा आया जा रहा है, आपकी जो क्यू है उसके अंदर एंट्रीज आए जा रही है, और जैसे ही कोई नई एंट्री आती है आपको पूरी क्यू का सॉर्टिंग ऑर्डर चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट एक अच्छा एक एफिशिएंट तरीका है, ठीक है। इनएफिशिएंट भी हो सकता है बट हू केयर्स, लिनक्स इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सो सॉर्टिंग में क्या होता है, हमारा सॉर्टिंग में हमारी जो रिक्वेस्ट होती हैं वो सेक्टर वाइज सॉर्ट हो जाती है। मतलब जो रिक्वेस्ट कम सेक्टर की होगी उसको हम क्यू में पहले डाल देते हैं, ठीक है। या फिर ये कहना गलत होगा, या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डिस्क को सीक कर रहे हैं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास W1 है, ये बाकी सारी की सारी रिक्वेस्ट हैं। अगर हमने इनको सॉर्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, R7 को पहले लिखेंगे और W8 को बाद में लिखेंगे। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो डिस्क का हेड है वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक रिक्वेस्ट R1 है, फिर R7 है और R8 है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पे जाऊँगा, फिर 7 पोजीशन पे जाऊँगा, फिर 8 पोजीशन पे जाऊँगा। बट अगर यही रिक्वेस्ट हमारी R7, R1 और R8 होती तो मुझे पहले क्या करना पड़ता, पहले R7 पे जाना पड़ता, ठीक है, फिर मैं R8 पर जाता और फिर वहाँ से वापस आता R1 पे। तो मेरी सीक, जो मेरा डिस्क का हेड है, मतलब जो सीक हेड है, उसको कितना मूव करना पड़ रहा है, अननेसेसरी मूव करना पड़ रहा है। तो ये जो सॉर्टिंग है हमारी, ये हमारी सीकिंग को वन डायरेक्शन बना देती है और टू एंड फ्रो होने से हम बच जाते हैं। बट कई, ठीक है, कूल, बट मर्जिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारी चीज़ों को बहुत आसान कर देती है, हमारी लाइफ को। बट सॉर्टिंग थोड़ी सी पेनफुल हो जाती है, फिर कहीं की थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आ रही है वो सॉर्ट हो रही है सेक्टर वाइज, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेक्टर थोड़े बड़े हैं, ठीक है, जो सेक्टर थोड़े जैसे कि हम इसी एग्जांपल में देखते हैं,
ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्यू थी R1 R3 R6 R2 200 W412, ठीक है, जो कि सेक्टर वाइज सॉर्टेड है। उसके बाद हमारे पास कुछ और रिक्वेस्ट आ गई, और अब हमारी जो नई क्यू है, क्योंकि हम इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि जो हमारी रिक्वेस्ट है W412 वो और भी पीछे चली गई है हमारी क्यू के अंदर, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो IO स्केड्यूलर है वो यहाँ से पढ़ना चालू करता है, मतलब पहले वो W1 को डिस्पैच करेगा, फिर R3 को, फिर R6 को, तो हमारा W12 और भी पीछे चला गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो उसने कुछ सेक्टर्स को काफ़ी हॉट बना दिया है। हॉट बनाने का मतलब ये कि वो उन सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, फिर उस रेंज को बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी फाइल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पढ़ो, 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 यहाँ से पढ़ो। सो उसके लिए जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी एक साथ चली जाएंगी, ठीक है। मतलब और जो रिक्वेस्ट किसी बड़े सेक्टर के लिए थी, मतलब एक ऐसा सेक्टर जो कि पीछे है, ठीक है, वो पीछे खिसकता चला जाएगा, क्योंकि जो नई रिक्वेस्ट हैं वो सेम एरिया में आ रही है। मान लेते हैं कि आपके पास एक डिस्क सेक्टर है 200 से 400 तक, इसके बीच में आपको रिक्वेस्ट आ रही है, तो जो रिक्वेस्ट आपकी 5000 सेक्टर के लिए आ रही है वो और पीछे खिसकती जाएगी इसके बीच में, क्योंकि इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो स्टार्व कर रही है, वो इंतज़ार कर रही है कि यार मेरा कब मौका आएगा, मैं कब गेम खेलूँगा, मैं कब डिस्क में अपनी रिक्वेस्ट पहुँचाऊँगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा IO स्केड्यूलर क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन सॉर्टेड क्यू, ठीक है, सॉर्टेड क्यू को तो वो बना के रखता है, वो 2 और क्यू का इस्तेमाल करता है, ठीक है, एक रीड क्यू और एक राइट क्यू। और ये जो हमारी रीड क्यू और राइट क्यू है ये FIFO है। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। इसके अंदर कोई सेक्टर वाइज सॉर्टिंग नहीं है कि यार तुम बाद में आए बट तुम्हारा सेक्टर छोटा है, या फिर हम तुम्हें आगे पुश कर सकते हैं तो हम तुम्हें आगे पुश कर देंगे ताकि हम अपने डिस्क के हेड को बचा सकें आगे पीछे मूव होने से। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस सीक्वेंस में आप आएंगे उसी सीक्वेंस में आप एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये सब नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और तीसरी हमारी क्यू हो जाती है इसमें, चौथी क्यू हो जाती है, वो हो जाती है डिस्पैच क्यू, ठीक है। ये सॉर्टेड क्यू हमारी पुराने वाले मैकेनिज्म में भी थी, बट अब हमारे पास 3 और रिक्वेस्ट क्यू आ गई हैं, या फिर हम इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है। हमारे पास रीड क्यू है, हमारे पास राइट क्यू है, ठीक है। और डिस्पैच क्यू वो क्यू है जो असल में डिस्क को ऑर्डर करती है, मतलब जो डिस्क है वो हमारी यहाँ से पढ़ना चालू करेगी इस डिस्पैच क्यू को, और यहाँ पर बैठा होता है हमारा IO स्केड्यूलर। वो ये देखता है कि यार इन क्यू में से कौन से वाली रिक्वेस्ट को मुझे नेक्स्ट भेजना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हाँ, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही पकड़ें, तो जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड क्यू है, वो इस तरह से काम करेगी, और हमारी जो राइट FIFO है वो इस तरह से काम करेगी, और जो हमारी रीड FIFO है वो कुछ इस तरह से काम करेगी। बट इसका बेनिफिट क्यों है, हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो हमारा IO स्केड्यूलर अब क्या कर रहा है ना, कि वो इंसर्शन सॉर्ट वाली हमारी जो क्यू है उसको तो मेंटेन कर रहा है, प्लस इन क्यू में वो एक TTL भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जब भी उसके पास इस FIFO में कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको एक TTL दे दे रहा है, ठीक है, कि भाई आपका TTL x सेकेंड्स है या फिर x मिली सेकेंड्स है, ठीक है। आपका जो TTL है वो y मिली सेकेंड्स है, ठीक है। कूल, ओके। सो हमारे स्केड्यूलर ने ये 4 क्यूज़ बना ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं, ठीक है। सो एक हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट वाली हमारी क्यू है जो एज इट इज़ हमारी काम करेगी। IO स्केड्यूलर सबसे पहले इस क्यू से रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट सॉर्टेड क्यू से पढ़ने से पहले वो इन 2 क्यूज़ को चेक करेगा, ठीक है। चेक क्या करेगा, वो ये देखेगा कि इस हेड के ऊपर, मतलब इस पोजीशन के ऊपर जो रिक्वेस्ट है क्या वो एक्सपायर हो गई है या नहीं। अगर तो वो एक्सपायर हो गई है तो वो अब इस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली डिस्पैच कर देगा, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है वेट करते करते, और अब वो इसी क्यू को आइटरेट करेगा जब तक उसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं मिल जाती जो कि अनएक्सपायर्ड है। जैसे उसको एक अनएक्सपायर्ड रिक्वेस्ट मिलेगी, वो
फिर नेक्स्ट फाइफो को चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या इस फाइफो की कोई रिक्वेस्ट एक्सपायर हो गई है या नहीं। अगर एक्सपायर हो गई होगी तो उसको इमीडिएटली डिस्पैच कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो फिर से मूव कर जाएगा सॉर्टेड क्यू पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमारा जो आईओ स्केड्यूलर है वो जो हमारा स्टारवेशन है उसको रोक रहा है। किस तरह से? हर रिक्वेस्ट को एक्सपायरी प्रोवाइड करा करके, और जैसे ही वो एक्सपायरी हो जाती है हम उस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली डिस्पैच कर देते हैं। यहाँ हमारा आईओ स्केड्यूलर सॉर्टेड है, ठीक है, आराम की ज़िंदगी है उसकी, उसने स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट कर्नल डेवलपर्स ने एक और चीज़ नोटिस करी कि रीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राइट से। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि राइट इनहेरेंटली असिंक्रोनस होता है। जैसा कि हमने इस पूरी वीडियो सीरीज़ में देखा कि हमारा जो राइट है वो हमेशा इवेंचुअल है। ज़रूरी नहीं है कि राइट हमारा इमीडिएटली डिस्क में सेव हो जाए, ठीक है। बट जैसे कि अगर आपने राइट में अगर आपने किसी फाइल में हेलो वर्ल्ड लिख लिया तो आपने लिख दिया, अब आप आगे नेक्स्ट स्टेप पर मूव करोगे, ठीक है। आप वेट नहीं करोगे ना कि इसके डिस्क में सेव हो जाने का, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो आराम से। बट सेम चीज़ नहीं है रीड के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फ़ाइल पढ़नी है तो आपको वो फाइल पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी आप मूव कर सकते हो। क्योंकि पहले आप उस फाइल को हो सकता है पढ़ोगे, उसके बाद उस डेटा को आप एनालिसिस करोगे, कुछ और पोस्ट प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग उस पर करोगे, फिर कोई डिसीजन लेके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचोगे। तो रीड्स हमारे इनहेरेंटली क्या है? ब्लॉकिंग ऑपरेशन से। ब्लॉकिंग ऑपरेशन एक गलत टर्म होगा यहाँ पर यूज़ करने के लिए, बट हम कह सकते हैं कि जो रीड्स का नेचर है वो इनहेरेंटली ब्लॉकिंग है, कि पहले रीड कंप्लीट होगा तभी आपका प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो रीड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय राइट के। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस जो हमारी ये जो स्केड्यूलर है ये इन सब क्यूज़ को, इन सारी रिक्वेस्ट को एक एक्सपायरी दे रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर रीड रिक्वेस्ट को प्रेफरेंस देता है, और रीड रिक्वेस्ट की जो एक्सपायरी है वो हमेशा छोटी होती है। किन से? राइट रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो हो सकता है कि वो रीड रिक्वेस्ट को हमारी जो है TTL दे 30 मिलीसेकंड का, तो हो सकता है कि वो हमारे राइट रिक्वेस्ट को TTL देगा 150 मिलीसेकंड का, लगभग 5 गुने का अंतर, ठीक है, ताकि हम राइट रीड्स को प्रायोरिटाइज कर सकें। सो इस स्केड्यूलर को हम कहते हैं डेड लाइन स्केड्यूलर, ठीक है। हालांकि ये स्केड्यूलर बहुत सालों पहले इम्प्लीमेंट हुआ था, बट ये अभी भी लिनक्स में काफ़ी काम आता है, ठीक है। बट अभी भी हमारा जो आईओ स्केड्यूलर है या फिर कहें कि जो हमारा कर्नल है वो खुश नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि यार हम शायद से चीज़ों को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं रीड के केस में। अब इसके लिए वो एक एग्जांपल देता है हमें कि यार मान लो कि आपका ये ऐसा सिस्टम है जो कि राइट इंटेंसिव है, ठीक है। राइट इंटेंसिव मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे राइट्स आ रहे हैं और रीड्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आईओ स्केड्यूलर पहले से ही बायस्ड है रीड रिक्वेस्ट को लेकर के, उसका मानना है कि यार हमें रीड रिक्वेस्ट को पहले केटर करना चाहिए। बट हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम बहुत ही राइट इंटेंसिव है, मतलब रीड्स काफ़ी कम है आपके राइट के कंपैरिजन में। सो मान लेते हैं कि अगर आपका एक राइट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि तो बहुत चांसेस है कि आपका जो नेक्स्ट राइट होगा वो भी इसी रेंज में होगा, मतलब इन्हीं सेक्टर के आसपास कहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से फाइलें राइट कर रहे हैं तो फाइल राइट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। एक के बाद एक सेक्टर आता है, उसके बाद आप फाइल रीड करते हो। बट जो रीड रिक्वेस्ट है, मान लेते हैं वो किसी और प्रोग्राम से आ रही है या फिर कहीं और से आ रही है, वो किसी रैंडम लोकेशन पर आ सकती है, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक राइट इंटेंसिव सिस्टम है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पर लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था, एकदम से मेरे पास रीड रिक्वेस्ट आई, क्योंकि हमारा आईओ स्केड्यूलर रीड बायस है, तो वो तुरंत जाएगा इस पोजीशन पे और रीड को केटर करेगा, रीड को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर तुरंत, क्योंकि हमारा राइट इंटेंसिव सिस्टम है और हमारे पास राइट कॉल ज़्यादा आ रही हैं, तो दोबारा से राइट करने के लिए इसी पोजीशन पे आता रहेगा, ठीक है। अब रीड्स हमारे एक तो पहले से ही यहाँ पर माइनॉरिटी में है, ठीक है,
और राइट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टू एंड फ्रो हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आईओ स्केड्यूलर है वो क्या है, रीड बायस है। वो कहता है कि भाई राइट्स तुम बाहर में जाओ, मेरे लिए एक नया रीड आया, मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को दूर करने के लिए, बट ठीक है, ये एक सिनेरियो था। बट मान लो कि अब हमारे पास सीक्वेंशियल रीड्स भी आने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि फाइल आईओ बहुत ही सीक्वेंशियल होता है। अगर आपने इस पोजीशन से रीड किया तो चांसेस हैं कि, अगर आपने इस पोजीशन से रीड किया तो चांसेस हैं कि आप इस पोजीशन से नेक्स्ट रीड करेंगे। ऐसा नहीं होगा आपने आप इस पोजीशन से रीड किया फिर आप किसी इस पोजीशन पर चले गए। वो इनहेरेंटली सीक्वेंशियल ही होते हैं, चाहे वो रीड्स हो या राइट्स हो। तो मेरे पास एक राइट इंटेंसिव सिस्टम है जिसकी रिक्वेस्ट आए जा रही है, एकदम से राइट रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं मूव कर जाता हूँ यहाँ पर, फिर से मैं राइट रिक्वेस्ट पे मूव कर जाता हूँ क्योंकि राइट इंटेंसिव है। फिर से अगर रीड रिक्वेस्ट आती है मेरे पास तो मेरे को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंशियल रीड है तो नेक्स्ट रीड हो सकता है कि पहले रीड के आसपास ही कहीं आए, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बचाने के लिए हमारा जो कर्नल है आईओ स्केड्यूलर है वो हेरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। वो हर प्रोसेस के आईओ पैटर्न्स पर नज़र रखता है और ये देखने की कोशिश करता है कि ये जो मेरा प्रोसेस है इसका पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, क्या ये सीक्वेंशियल राइट्स कर रहा है, क्या ये सीक्वेंशियल रीड्स कर रहा है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि यार ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये प्रोसेस ने अभी एक रीड रिक्वेस्ट भेजी है तो वो थोड़ी देर बाद फिर से या फिर इमीडिएटली थोड़े समय के बाद ही दोबारा से रीड रिक्वेस्ट भेजेगी, तो बजाय वो रीड रिक्वेस्ट को केटर करते के साथ ही राइट लोकेशन पर ना जा कर के थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि क्योंकि उसने एंटिसिपेट किया है कि हो सकता है कि अगला जो ऑपरेशन है वो रीड का होगा और इसी पोजीशन पे होगा। तो इस एंटिसिपेशन में वो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। वो थोड़ी देर का टाइम कितना हो सकता है, 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, ठीक है। बट वो मैनेजेबल है, आप उसको ट्वीक कर सकते हो। अब हो सकता है कि इन 4 मिली सेकेंड में, इस 5 मिली सेकेंड में उसी पोजीशन के आसपास या फिर उसी एडजेसेंट, स्पेसिफिकली हम कहें तो उसी एडजेसेंट लोकेशन पे कोई रीड आ जाए, या फिर चांसेस है कि ना भी आए, ठीक है। जो भी अगर एडजेसेंट लोकेशन पर रीड आएगा वो इमीडिएटली सर्व हो जाएगा बिना किसी सीक के, तो हम यहाँ पर एक सीक बचा लेंगे टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है। बट अगर नहीं आएगा तो हमारा जो एंटिसिपेशन टाइम था वो व्यर्थ हो जाएगा। सो इसको हमारा जो आईओ मैनेजर, आईओ स्केड्यूलर है वो ट्वीक कर सकते हैं ऑनलाइन देख करके कि यार कौन सी प्रोसेस का कैसा पैटर्न है, क्या ये रिक्वेस्ट, क्या ये प्रोसेस अगला सीक्वेंशियल राइट यहाँ पर करेगा या नहीं, ठीक है। सो इस तरीके के स्केड्यूलर को हम क्या कहते हैं, एंटिसिपेशन स्केड्यूलर, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर हमारा लिनक्स का स्केड्यूलर है जो आज तक यूज़ हो रहा है, ठीक है। पहले वाला स्केड्यूलर हमने कौन सा था जाना था, वो था डेडलाइन स्केड्यूलर, ठीक है, ओके कूल। सो पहला हमारा स्केड्यूलर था डेडलाइन, ये था हमारा एंटिसिपेशन, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर हमारा आईओ स्केड्यूलर है। हमारे पास एक और स्केड्यूलर है, ठीक है, जो इन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं लेता, ठीक है। हमारे पास है फेयर क्यू आईओ स्केड्यूलर। फेयर क्यू आईओ स्केड्यूलर क्या होता है कि वो भी हमारा डेडलाइन स्केड्यूलर की तरह ही है, नहीं सॉरी डेडलाइन स्केड्यूलर की तरह नहीं है, वो हमारा जो सॉर्टेड क्यू वाला स्केड्यूलर था उसी की तरह है, ठीक है, जो सिंपल वाला था, जो कोई भी स्टारवेशन वगैरह की परवाह नहीं करता था, ठीक है, उसी की तरह है। बट हमारा जो बेसिक आईओ स्केड्यूलर था, ठीक है, उसमें क्या था कि ग्लोबल लिस्ट थी, वो ग्लोबल लिस्ट मैनेज करती थी सारी की सारी प्रोसेस से आने वाले सारे के सारे रिक्वेस्ट को, ठीक है, और उसके बाद सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन करती थी। बट हमारी जो फेयर क्यूइंग आईओ स्केड्यूलर है वो क्या करती है, वो प्रोसेस वाइज एक लिस्ट मेंटेन करती है, ना कि एक ग्लोबल लिस्ट मेंटेन करती है। सो हर प्रोसेस के पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसको आईओ स्केड्यूलर राउंड रॉबिन मैनर में आइटरेट करता रहता है। मतलब पहले वो P1 की रिक्वेस्ट को देखेगा, फिर P2 की रिक्वेस्ट को देखेगा, फिर P3 की और P4 की। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एक रिक्वेस्ट को केटर करेगा, वो कुछ एक्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को एक साथ केटर करेगा,
मान लेते हैं कि वो 2 रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस करेगा, तो वो P1 के पास 2 IO रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस करेगा, फिर P2 पे मूव करेगा, फिर उसके 2 IO रिक्वेस्ट को केटर करेगा, फिर P3 पर मूव करेगा, फिर उसके 2 रिक्वेस्ट को केटर करेगा। सो इस तरह से ये हमारा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम सॉर्टिंग करते हैं, यहाँ पर भी हम मर्जिंग करते हैं, बट वो सॉर्टिंग और मर्जिंग क्या होती है, सेक्टर वाइज ही होती है, बट वो प्रोसेस लेवल पे होती है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके सिस्टम में 5000 प्रोसेस चल रही हैं तो उस बड़े वाली क्यू में आपको इंसर्शन सॉर्ट वगैरह करना है। यहाँ पर प्रोसेस वाइज क्यूज़ होती हैं, तो नंबर ऑफ़ क्यूज़ ज़्यादा हमारे पास होती हैं, बट उन क्यूज़ का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। सो ये हमारा एक फेयर क्यू IO स्केड्यूलर होता है। ये भी बहुत ही पॉपुलर हमारा IO स्केड्यूलर है, ठीक है। एक जो हमारा सबसे सैवेज स्केड्यूलर कहेंगे वो है हमारा नोप IO स्केड्यूलर। अब नोप IO स्केड्यूलर ना बहुत ही लेड बैक आदमी है, बहुत ही आलसी आदमी है। वो कहता है कि भाई देखो, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरे पास जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आएगी मैं उसी ऑर्डर में आपको भेज दूंगा, ठीक है। एट मोस्ट मैं आपके लिए मर्जिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अगर एडजेसेंट सेक्टर के लिए कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको मर्ज कर दूंगा, वरना मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कि यार ये रीड है, ये राइट है, इसमें एंटिसिपेशन ऐड कर दो, उसमें डिटेल ऐड कर दो, ठीक है। तो वो अपना दबंग सैवेज आदमी है, वो टेंशन नहीं लेता किसी बात की। एक क्यू मेंटेन करता है जो कि नियरली 5 होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें ट्वीक हो सकता है कि यार कुछ हो जाए तो, बट वो मर्जिंग का इस्तेमाल करता है कि अगर 2 एडजेसेंट रिक्वेस्ट आएगी तो उसको मर्ज कर देगा, ठीक है। और जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट हमारी आती है उसी ऑर्डर में वो हमारे IO स्केड्यूलर को भेज देता है। आप सोच रहे होंगे कि यार हमने इतना सब कुछ दिमाग लगाया था एंटिसिपेशन IO स्केड्यूलर में, तो फिर हम इस नोप स्केड्यूलर की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो यूजलेस है। बट आप देखो कि नोप स्केड्यूलर बहुत ही डम है, बट ये इसकी डमनेस हमारी बहुत काम की है। मान लेते हैं कि आप एक EC2 इंस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो EC2 इंस्टेंस हमारी क्या है, वो फिजिकल मशीन नहीं होती जो आपको मिलती है, वो होती है वर्चुअल मशीन, ठीक है। किसी बहुत बड़ी फिजिकल मशीन के ऊपर कोई हाइपरवाइज़र बैठा होता है, ठीक है। किसी बहुत ही बड़ी मशीन के ऊपर एक हाइपरवाइज़र लगा होता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि जिसे आप वर्चुअल मशीन कहते हो, ठीक है। तो ये जितना भी हार्डवेयर अगर आपको लगता है वो भी वर्चुअलाइज्ड है। तो जो डिस्क आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो भी वर्चुअलाइज्ड ही है, ठीक है। असल में वो फिजिकल डिस्क नहीं है, फिजिकल डिस्क भी शेयर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप इस लेवल पे करो ना, फिजिकल लेवल पे, जो फिजिकल डिस्क का लेवल है। आप यहाँ पर वर्चुअल डिस्क में आप स्केड्यूलिंग का इस्तेमाल करके क्या ही उखाड़ लोगे, ठीक है। तो नोप स्केड्यूलर हमारा बहुत ही काम आता है। तो अगर आप एक EC2 इंस्टेंस में जाकर देखेंगे तो EC2 इंस्टेंस हमारी जो है वो नोप IO स्केड्यूलर का इस्तेमाल करती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यार जितना भी मैनेजमेंट है वो हमारा यहाँ फिजिकल लेवल पे होगा, फिजिकल डिस्क लेवल पे। अगर वो इस गेस्ट OS के लेवल पे कर देगी तो हो सकता है कि जितना भी ऑप्टिमाइजेशन उसने किया है उसको हमारी फिजिकल डिस्क डिसरिगार्ड कर ले, या फिर वो फिजिकल डिस्क के लिए क्या है एफिशिएंट ना हो। क्योंकि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है ना कि यार इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैसे रिक्वेस्ट आ रही हैं, बट जो हमारा असल में यहाँ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मशीन पर चल रहा है उसको असल में पता है कि ये फिजिकल डिस्क पे लोड का पैटर्न क्या है। तो बेटर है कि ये डिसीजन ले, ना कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, नोप IO स्केड्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो हमारी फिजिकल मशीन है उसमें हम किसी अन्य IO स्केड्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें लगता है कि बहुत ही स्मार्ट है। और अगर हम इस बात को भूल भी जाएं तो भी नोप IO स्केड्यूलर काफ़ी आपका स्मार्ट होता है। स्मार्ट तो नहीं कह सकते कि काफ़ी सफिशेंटली आपकी रिक्वेस्ट को केटर कर सकता है। सो यहाँ हमारी ये 2 एपिसोड की सीरीज़ ख़त्म होती है कि लिनक्स में फाइल राइट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दर्ज कराएं कि हमें और किन टॉपिक्स में वीडियो बनानी चाहिए, या फिर हम इन वीडियोज़ को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।